हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू जो यहाँ पर रहेगा सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। तो यहाँ पर एमसीक्यू जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की विशेषताओं का। यहाँ पर आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने एमसीक्यू की एक जो है 25 क्वेश्चनों का सेट लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है। कहते हैं एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक को जो है यूज़ करता है और उसी में से क्वेश्चन देता है। बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, उसमें से वो नहीं देते हैं। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जल संसाधन। कक्षा 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का भूगोल का यहाँ पर जो है चैप्टर जल संसाधन। और देखा जाए तो इसी के अंतर्गत जल संसाधन के अंतर्गत हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। क्या वो वर्षा का पानी है, या सतही अफवाह है, या भूजल है, या उपयोग सभी हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही क्लियर है कि कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। देखिए हिंदी में करोगे तो थोड़ा सा हिंदी में होता है कि शुद्ध हिंदी होती है, जहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपना आंसर देखिए और अपने नोटबुक पे नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप करिएगा तो काफ़ी सही रहेगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी ताजे पानी का स्रोत है। देखिए वर्षा का जल जो होता तो प्योर है, लेकिन धरती पे आते ही वो अनप्योर हो जाता है, क्योंकि धरती पर जब मिट्टी से मिलता है तो अनप्योर हो जाता है। सतही अफवाह जो होती है वो भी एक तरह का जो है अनप्योर जल है। तो ए और बी तो हो नहीं सकता। जब ए और बी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उपयोग सभी का मतलब हो कि सारे सही होना चाहिए था। तो ए और बी के रिजेक्ट होते हैं, यानी एक भी रिजेक्ट हो गया। पहला अगर रिजेक्ट हो गया तो मान लीजिए ए और डी तो रिजेक्ट ऑटोमेटिक हो गई थी, लेकिन बी जो है सतही अफवाह ये भी नहीं है। हमारा आंसर यहाँ पर जो आता है क्लियर होके वो है सी, भूजल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है, तो सी भूजल है। क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और सभी जगह जो है भूजल ही उपयोग किया जाता है। धरती से जो है पानी निकाली जाती है नलकूप के द्वारा, कुएं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा। तो बहुत सी सुविधाएं जिनके द्वारा पानी हम धरती से निकालते हैं, जो कि ताजे पानी के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर वर्षा जल संग्रह का अभ्यास किया गया था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर यानी फ्लोर पर वर्षा जल संचलन करने का अभ्यास किया गया था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं। आप सबसे पहले आंसर अपना चूज़ कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। इसे आपकी नॉलेज की परख हो जाती है। आपने चुन लिया होगा तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि किस राज्य में छत पर वर्षा जल संचलन का अभ्यास किया गया था। यानी होती नहीं, सिर्फ अभ्यास की गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर है, समझ के लिए है। देखिए पश्चिम बंगाल में वर्षा की जल की संग्रह करने की ज़रूरत तो है नहीं, और हरियाणा में भी वर्षा का जल संग्रह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी अपना एक नदी बहती है, यमुना नदी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हरियाणा वालों को पानी मिल जाता है। और पंजाब तो आपको पता ही है कि 5 नदियों का समूह कहा जाता है, तभी इसका नाम पंजाब पड़ा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जनरली अगर एलिमिनेट करें तो हरियाणा तो एलिमिनेट हो जाता है, पंजाब भी एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर छत पर वर्षा संग्रह करने का तो मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर अपनी एक नदी है
जो पूरे साल जो है बहती रहती है। और पश्चिम बंगाल में भी आपको पता है गंगा जो पश्चिम बंगाल से ही होते हुए जाती है। तो यहाँ पर भी पानी संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो आंसर क्लियर है कि आंसर सी है राजस्थान। यानी राजस्थान में छत पर जो है वर्षा के जल जो है इकट्ठा करने की प्रावधान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बन जाता है। क्वेश्चन क्लियर होता है, सिर्फ समझना जरूरी है और उसके आगे लेके चलना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा तो झट से आंसर दे दीजिएगा, नहीं पता होगा तो कन्फ्यूजन में रहिएगा। क्वेश्चन क्लियर है कि किस नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। क्या ए भागीरथी पर, बी यमुना पर, सी कोसी पर या सतलुज पे। अब देखिए, जिन बच्चों को पता होगा वो फटाक से आंसर दे देंगे, तो आप अपना नोट कर लीजिए आंसर कि इनमें से कौन सा सही है, जो काफ़ी आपके लिए जो नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तभी मैं यहाँ पर आंसर शो नहीं करता हूँ कि आप पहले ही पता कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इससे ये होता है कि आप अपना नॉलेज भी लगा सकते हो। अब चलिए, आपने अपना नोट कर लिया होगा। लेकिन निम्नलिखित किस नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, हमने जितना जाना है भागीरथी पर तो है नहीं और यमुना पर भी नहीं है। कोसी नदी तो आपको पता कि बिहार के साइड बहता है, जो कि बंगाल साइड से निकलता है, यानी नेपाल उपाल के साइड से जो है इसकी नदी की प्रभाव रहती है। तो यहाँ पर टेहरी बांध बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो देखा जाए तो ए और बी, सी जो है एलिमिनेट है, यानी इसका आंसर ए बी सी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर डी है। सतलज पर जो है टेहरी बांध का निर्माण किया जाता है और ये कई जगह पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। देखिए, कंपटीशन की तैयारी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो 10वीं बेस से उठाया जाता है। 10वीं 12वीं के MCQ से ही उठाए जाते हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बाद ही बच्चे को जो है सरकारी जॉब या किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेशन भरना पड़ता है। तो ये सारे 10वीं और 12वीं बेस ही होता है, मैक्सिमम 10वीं ही रहता है। और हम तरह तरह की किताबें पढ़ते रहते हैं। अगर हम सिलेबस के अंतर्गत अगर अपने NCERT को ही फॉलो कर लेना तो आप कोई भी कंपटीशन को जो है क्रैक कर सकते हो। तो ये ज़रूरी भी है, ये उन बच्चों के लिए भी जो ज़रूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है तैयारी करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेहरी बांध जो है सतलुज नदी पर बनाई जा रही है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन अब क्या आता है हमारे समक्ष। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन भी आ गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। ये देखिए, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉलेज की बात है, ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है और ये करने से ही आपको आएगा कि कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना, जल विद्युत से हमें कितना विद्युत प्राप्त होती है। यानी जल से जो विद्युत बनती है, जैसे आपको पता है कि भाखड़ा बांध जो है जल में जो है इसी के उपयोग के लिए बनाया गया है, बिजली उत्पादन के लिए। ऐसे ही बहुत से बांध हैं जो बिजली उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल भी एक स्रोत है जिससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। और पवन ऊर्जा के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, तापीय ऊर्जा के बारे में भी जानते हो, ये भी विद्युत उत्पन्न करने का एक साधन है। लेकिन हमारे समक्ष पूछा है कि विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान हमारे लिए कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन है 52% है, बी 42% है, सी 32% और डी 22%। देखिए, एक बात तो यहाँ क्लियर है, 52% तो हो नहीं सकता, 52% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 50% हमें जल से तो नहीं मिलती है। ये तो मैं कंफर्म और 100% कह सकता हूँ, क्योंकि अगर जल से हमें मिलती तो कोयले की आवश्यकता नहीं पड़ती विद्युत उत्पन्न करने के लिए, और मैक्सिमम विद्युत उत्पादन जो होती है कोयला से ही हो रही है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए जो है यहाँ पर ए और बी को एलिमिनेट करता हूँ कि 42% भी नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीकी मामला है। तो आपका जो है ए और बी मैं पहले एलिमिनेट कर दिया हूँ। अब देखिए, आप लगाइए, 2 ऑप्शन है सी और डी, इसमें से आंसर क्या हो सकता है। अब तो आसान है, करिए, अपना कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, बाद में आप चेक कीजिएगा कि आपका आंसर कितना सही गया कितना गलत गया। तो आप अपना आंसर लगा चुके होंगे। तो देखिए, विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो मैंने पहले ही आपको कहा था 50% तो है नहीं, 42% भी नहीं है। द्वंद्व हमारा सिर्फ 2 ऑप्शन में रह गया था, सी 32 और डी 22 में। तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन को कलेक्ट किया है
उनका आंसर सही है। बाकी जिन्होंने सी को चूज़ किया था वो गलत है। हमारे जो है 22% कुल विद्युत उत्पादन जो है जल से हमें प्राप्त होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो आप इसको डी पे जो है क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। क्वेश्चन है बांस ड्रिप। बांस से ड्रिपिंग होती है यानी पानी की बूंदें छिड़काई जाती है, सिंचाई की जाती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में ये प्रचलित है। देखिए आपको पता होगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा सा ना पानी की कमी के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप राजस्थान को ही क्लिक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको शायद इस वजह से ये लग रहा होगा कि बांस के ड्रिपिंग यानी पानी की कमी के कारण जो है राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो बांस ड्रिप सिंचाई निम्नलिखित तो किस राज्य में प्रचलित है। तो मैं राजस्थान को तो पहले ही मना कर चुका हूँ कि राजस्थान को मत सोचिए, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत चला जाएगा। आपके पास अब 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में आप सोच लीजिए, आप 3 ऑप्शन जो यहाँ पर 53 ने बना दिया है, आप 3 में से देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। आप अपने नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, जो सही रहेगा बाद में आप सोचिएगा कितना हुआ। और अगर अच्छे बच्चे हो तो आप अपने आंसर जितने आपने टिक किया होगा उसको आप कमेंट भी बता सकते हो कि 25 में से मेरे कितने सही गए हैं, कितने गलत गए। क्योंकि ये तो दिलचस्पी की बात है दोस्तों, अपना इंटरेस्ट दिखाने की बात है कि आपको मैं समझा रहा हूँ, आप भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो खुशी मिलती है। चलिए, कोई बच्चा ने तो अपना इंटरेस्ट दिखाया ना, मुझे मैसेज किया, मुझे बताया कि मैंने इतने सही आंसर गए, तो चलो खुशी होती है। तो ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है भाई। चलिए, अब बांस ड्रिप सिंचाई निम्नलिखित किस राज्य में। बांस ड्रिपिंग का मतलब होता है कि पानी के बूंदे बूंदे जो होता है पौधों पर गिराई जाती है, और ये कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। इसलिए मैं राजस्थान को जो है पहले ही एलिमिनेट कहा कर दीजिए। ठीक है, अब सोचिएगा कि ये कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में या मेघालय में है। अब सोचिएगा मेघालय तो वर्षा का राज्य माना जाता है, वर्षा का देश माना जाता है। तो मेघालय में तो होना ही संभव ही नहीं है। अपनी सोच है भाई, सब सोच सकते हैं। अगर आप डी सोच रहे हो कि मध्य प्रदेश में ऐसा होती है बांस ड्रिपिंग सिंचाई, तो ये गलत होगा आपका, बिल्कुल ही गलत होगा। क्या आप सोच रहे हो कर्नाटक की बात कि अगर मध्य प्रदेश अगर एलिमिनेट हो गया तो कर्नाटक होगा, तो आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है। यानी सी तो है ही नहीं इसका आंसर, इसका मतलब मेघालय। अब बहुत आश्चर्यचकित की बात है कि मेघालय वर्षा का राज्य माना जाता है। चेरापूंजी मेघालय में ही आता है जहाँ काफ़ी वर्षा होती है। अब यहाँ पर जो बांस ड्रिप सिंचाई करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन देखा जाए तो मेघालय में ही की जाती है। बांस ड्रिप सिंचाई जो है मेघालय में की जाती है। तो ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन यहाँ पर बना देता है। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। जो सोचिएगा वो होता नहीं है, जो होगा वो सोचिएगा नहीं। अब कहाँ से आप सोच सकिएगा कि मेघालय तो पहले ही वर्षा का राज्य है, यहाँ पर पानी कमी कहाँ से होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कृषि करने के लिए जो है अपनी अपनी तकनीक होती है, चाहे अधिक वर्षा हो या कम वर्षा हो। यहाँ बांस ड्रिपिंग सिंचाई जो है उपयोग की जाती है मेघालय में। तो जिन बच्चों ने बी लगाया ऑप्शन, उनका सही है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है आपके समक्ष, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचना को टाँका के नाम से जाना जाता है। आखिर टाँका कहते किसको है। ये कोई संरचना है, कोई स्ट्रक्चर है जिसको हम टाँका कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। आप आंसर तो दे तो उल्टा पुल्टा लगा देते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर समझ लोगे ना तो आपका जो है आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। और यह क्वेश्चन क्लियर है कि इन चारों ऑप्शन में से जो है किस रचना को टाँका के नाम से जाना जाता है। यानी इनमें ऑप्शन में छुपा हुआ है कि टाँका किसे कहते हैं। क्या ए पीने के उद्देश्य छतों से संग्रहित वर्षा जल के भंडार के लिए भूमिगत टैंक को हम कहते हैं, या बी वर्षा जल भंडारण के लिए छतों पर टैंकों का निर्माण के लिए हम करते हैं। अब देखिए, वर्षा जल भंडारण के लिए छतों पर टैंकों का निर्माण। अब देखिए, कोई बच्चा अगर ढंग से इसको पढ़ेगा ना तो इसको ऑटोमेटिक एक दिमाग में बात स्ट्रक करेगा कि अगर छतों पर हमें पता है कि छत पे ही टैंक होता है, लेकिन पूरे छत का पानी टैंक में, इतने ऊंचे टैंक में हम डाल कैसे सकते हैं। देखिए, समझ वाली बात है ना। तो चलिए, समझ गए हो तो बी को एलिमिनेट पहले ही कर दो।
अब सी देखिए, वर्षा जल के संग्रहित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण। चलिए ये हो सकता है कि कृषि क्षेत्र जहाँ होंगे वहाँ हम टैंकों का निर्माण करें और सारे पानी को इकट्ठा करें। डी, बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए टैंकों का निर्माण। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? बाढ़ में इतने पानी होते हैं, उनको संग्रह करने की क्या ज़रूरत है? बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए टैंक का निर्माण करते हो। पानी आपको पता ही होगा बाढ़ कितनी भयंकर होती है, शहर के शहर, गांव के गांव, कस्बा कस्बा नष्ट कर देती है। तो उसको हमें संग्रह करने की क्या ज़रूरत है? अब देखिए ऑप्शन से ही पता लग जाता है कि भाई ये गलत बिल्कुल ही है। तो देखिए दो ऑप्शन तो ऑलरेडी 53% ने रिजेक्ट कर दिया, बी और डी। अब द्वंद्व रह गया ए और सी में। ए और सी में जो सबसे बेस्ट होगा वो आंसर होगा। चलिए अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, आपको इतना आसान कर दिया गया है, नोट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम द्वंद्व करते हैं ए और सी में कि आखिर क्यों। आपको ऑलरेडी मैंने ए कहते हैं किसको हमने एलिमिनेट किया था, बी, और डी को किया था ना, क्योंकि हम छतों पर टैंक तो निर्माण करके हम भंडारण कर नहीं सकते, बाढ़ के पानी संग्रहित करने की जरूरत नहीं है। तो बी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब बात यहाँ समझने के लिए रह गया ए और सी। देखिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण, अगर आपने इसका सही आंसर बोला है, सी लगाया है, तो आपने बिल्कुल ही गलत लगाया है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण, हम कृषि क्षेत्र में चलो टैंकों का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, कर दिया, जहाँ खेती होता है टैंक बना दिया, अंडरग्राउंड बना दिया, तो पानी के साथ तो मिट्टी मिट्टी भर जाएंगे, लेकिन उतना पानी से होगा क्या? होगा कृषि आपका हो जाएगा पूरा पूरा? छोटे मोटे कृषि के लिए तो हो सकता है, लेकिन कृषि का मतलब होता है काफ़ी एरिया। तो आपका सी आंसर हो कैसे सकता है? तो आप आंसर पता लग ही गया होगा कि इसका आंसर ए है, पीने के उद्देश्य से छतों से संग्रहित वर्षा जल के भंडारण के लिए भूमिगत टैंक। तो भूमिगत एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर है ए, आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है आपके समक्ष, और क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देश्य नदी परियोजना के लिए पक्ष में तर्क नहीं है? क्वेश्चनों को समझना जरूरी है। यहाँ पर बोला है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं को पक्ष में तर्क सही नहीं है। यहाँ है नहीं बोला है, तर्क नहीं है, यानी गलत की तरफ इशारा कर रहा है हमारे लिए। चलिए ऑप्शन पर भी एक नज़र डाल लें। ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में पानी लाती है जो पानी कमी से पीड़ित है। चलिए बात तो सही है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में पानी लाती है जहाँ पर कमी है, ये तो अच्छी बात है, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। बहुउद्देशीय परियोजना जल प्रवाह की विनियमन करके बाढ़ को नियंत्रण करने में मदद करती है। देखिए परियोजना बनाई जाती है, कई परियोजनाएं बनाई जाती है जो बाढ़ के पानी को नियंत्रण करने में भी मदद करती है, तो ये बात भी सही है, यानी इसका बी भी बहुत अच्छा है, ऑप्शन बनाया है एग्जामिनर ने। अब सी देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बड़े पैमानों पर विस्थापन होता है और आजीविका का नुकसान भी होता है। देखिए ये बात भी सही है कि बहुउद्देशीय परियोजना के से बड़े पैमाने पर विस्थापन होती है लोगों की। चलिए अगर परियोजना बनाते हो, मान लीजिए नदियों का निर्माण करते हो किसी क्षेत्र में, तो उसके समक्ष आने वाले सारे आवास, This topic was till this. We will do the next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. करने के लिए यूज की जा रही है, तो इसको हम कैसे मान लें? बिजली हमें पता है बहु उद्देश्य नदी परियोजना जो होती है, कई कई नदी की बात किया गया है, तो कहीं कहीं बिजली उत्पादन की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे घरों में उद्योग और हमारे लिए बिजली पैदा करती है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सब बच्चों के लिए टफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर है सब चीज़ों के लिए बहुउद्देश्य नदी परियोजना लगाई जाती है। फिर भी आप अपना दिमाग से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपने सोच के अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, बाद में मुझे बताना है कमेंट करके कि आपका कितना आंसर सही गया और कितना गलत गया। कुछ मेहनत का मुझे भी तो आप फल दीजिएगा, कि कमेंट कीजिएगा तो पता तो लगे कि आपका जो है 25 में से कितने क्वेश्चन जो है सही गए।
ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर चलिए 7 ही क्वेश्चन रहेंगे, तो इस 7 क्वेश्चन में से आप जरूर कमेंट कीजिएगा 7 क्वेश्चन में कितना सही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने लगाई This topic was till this. We will be doing their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. जो नहीं है क्या बहु परियोजना, देखिए अब अगर ये बात अगर आपने समझ लिया होता ना तो आंसर आपका करेक्ट दिमाग में आ गया होता। ये बहु नदी परियोजना जो है लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती है, इसलिए आंसर नहीं है, उसके उल्टा है, इसका उल्टा है। परियोजनाओं के पक्ष में तर्क नहीं है, जो सही नहीं है उसको चुनना है आपने। तो हमने तो सारे ऑप्शनों की बात किया, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में पानी लाती है जो पानी कमी से पीड़ित होती है, ये बात तो सही है, ये करेक्ट है, लेकिन हमें नहीं ढूंढना है। बहुउद्देशीय परियोजना जल प्रवाह की विनियमन करके बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती है। अब देखिए नियंत्रित करती है, ये तो बात सही है, लेकिन हमें नहीं ढूंढना है। अब बहुउद्देशीय परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन होती है और आजीविका का नुकसान होती है। अब देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम डी देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और हमारे घरों के लिए बिजली पैदा करती है, ये भी बात सही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती जो दिख रही है वो सी है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जा रही है। बहुउद्देशीय परियोजना से बड़े पैमानों पर विस्थापन होती है। चलिए बड़े पैमाने पर विस्थापन तो नहीं होगी, कुछ हद तक होगी, ये बात सच्चाई है। और आजीविका का नुकसान होगी, लेकिन इतना अधिक नहीं होगी कि लोगों को सब मुसीबत ही आ जाए, क्योंकि परियोजनाएं बनाई जाती है अच्छे के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो इसका आंसर सी है। देखिए दोस्तों, आपको चूज़ करना है, छांटना है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चनों को समझना भी जरूरी है। यहाँ क्वेश्चन था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में तर्क नहीं है, जो सही नहीं है उसको चुनना था हमने। ठीक है, सही वाले को नहीं चुनना था, गलत वाले को चुनना था। तो यहाँ तो सारी बातें सही थी, सिर्फ सी में जो थी कुछ गलतियाँ थी। बड़े पैमाने पर विस्थापन नहीं होना और आजीविका का इतना अधिक नहीं नुकसान होता जितना नुकसान की बात कर रहा है ये। तो यहाँ क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी दिलचस्प था। आगे जो हमारे समक्ष आया है अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि कौन सा ताजे पानी का स्रोत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा जो है ताजे पानी का स्रोत नहीं है। देखिए हमने भूजल के बारे में पीछे किया है कि वो पानी जो है ताजे पानी का स्रोत है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भूजल जो, चलिए ये तो हमें पता है कि ये ताजे पानी का स्रोत है, लेकिन हमसे पूछ लिया है कि ताजे पानी का स्रोत नहीं है। तो ये देखिए ग्लेशियर और बर्फ की चादरें, बी भूजल, सी सतहीय अफवाह, डी महासागर। तो सोच के थोड़ा सा आंसर दीजिए, अपने कॉपी पर नोट कीजिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बाद में मुझे बताना भी है कि कौन सा क्वेश्चन आपको कितना सही गया है, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं कौन सा ताजे पानी का स्रोत नहीं है। नहीं की बात कर रहे हैं। देखिए ग्लेशियर और बर्फ की चादरें, क्या ये ताजे पानी का स्रोत हो सकते हैं कि नहीं होंगे? ग्लेशियर से पानी को पिघलना, बर्फ़ की चादरों का पिघलना, क्या ये शुद्ध पानी होगा, क्या शुद्ध होगा? सोचिए दोस्तों, ये शुद्ध पानी का होता है। ये ग्लेशियर की पानी जो होती है बर्फ़ के रूप में होती है, और ये शुद्ध पानी होती है, ताज़े पानी का स्रोत होता है। कहते हैं ना ग्लेशियर की पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, पीने लायक होती है। और भूजल को तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई ताज़े पानी का होता है, तो दोनों ऑप्शन तो सही है। अब यहाँ द्वंद्व रह गया सी और डी में। सतहीय प्रवाह, सतहीय प्रवाह जो है ये भी ताजे पानी का स्रोत है, लेकिन इतना अधिक यूज़ नहीं होता है। ये भी सतह प्रवाह जो होती है ताजे पानी का स्रोत है, लेकिन इतना यूज़ नहीं होती है। लेकिन महासागर, आपको पता है कि महासागर में पानी कमी नहीं है। महासागर में तो इतना पानी है कि हमारा कहते हैं कुछ भी, कहते हैं पानी कमी नहीं महसूस होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, महासागर में से अगर एक बाल्टी पानी अगर उठाइएगा तो सिर्फ पीने लायक पानी एक बूंद ही मिलेगा आपको। एक बूंद का मतलब समझ सकते हो
क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब हमारे पास महासागर में इतना पानी है, फिर भी हम ये क्यों कहते हैं कि पानी ख़त्म हो रहा है, पानी को सेव करो, वाटर इज़ अ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी जो है महासागर का खारा होता है, वो पीने लायक नहीं होती है। देखा जाए तो अमेरिका ने भी इस पर रिसर्च किया था, पानी शुद्ध करने की कोशिश किया था, लेकिन जितना पानी वो शुद्ध नहीं कर सका उससे 100 गुना जो है उसको कॉस्ट पड़ गया, इसलिए उसने भी छोड़ दिया महासागर से पानी प्योर करने का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ताज़े पानी का स्रोत नहीं है, वो है महासागर। तो आंसर आपका है डी, महासागर जो है ताज़े पानी का झील जो है सर नहीं है स्रोत। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फ्लैकन मार्क के अनुसार जल तनाव तब होता है जब, देखिए फ्लैक मार्क एक जो है थिंकनर है और एक राइटर है, उन्होंने जल तनाव जल के बारे में बताया था, अपनी थ्योरी दी थी। तो उनकी थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब देखा जाए तो उनकी थ्योरी के अंतर्गत यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या सही हो सकता है। ये दिया है पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम है, चलिए ये दे दिया उन्होंने। बी, पानी की कोई कमी नहीं है, चलिए ये तो देंगे ही नहीं, कभी कोई भी नहीं देगा ये ऑप्शन। बाढ़ है, यानी बाढ़ का पानी हमारे पास बहुत है इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, भाई गलत है। यानी यहाँ पर बी और सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑड है। कोई भी राइटर, कोई भी थिंकनर्स ऐसी बात बोल ही नहीं सकता कि हमें पानी की कमी नहीं है। अरे पानी की कमी इतनी है कि हर लोग जो है परेशान है। अगर बाढ़ के पानी इतने महत्वपूर्ण होते तो हमें तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए बी और सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। डी है पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से अधिक है। अब चलिए द्वंद्व हमारे रह गए ए और डी में, तो आप अपना सही आंसर चूज कीजिए, फिर देखते हैं कि आंसर सही कौन सा है। आपने चूज कर लिया। चलिए देखिए, फ्लैकन मार्क के अनुसार कोई व्यक्ति क्या बोल सकता है। क्या आपने डी लगाया है? अगर आपने डी लगाया है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि डी नहीं है दोस्तों। अब ये कोई व्यक्ति थोड़ी बोलेगा कि पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से भी अधिक है। अरे कितना पानी अगर हम बात करते हैं, अगर अधिक है तो पानी की कमी कैसे रह जाएगी फिर। तो ये फ्लैकन मार्क ने कहा नहीं होगा, ये गलत है। डी गलत है, तो इसका मतलब आंसर है ए। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका आंसर सही गया, यानी पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है 1000 घन लीटर से भी कम होना चाहिए, तभी जो है पानी की तनाव को हम कम कर सकते हैं। और ये बात फ्लैकन मार्क ने कही थी अपनी बुक में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आप सोच में पड़ गए होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन जो है इतने सारे ऑप्शन हैं, अब इसमें से ढूंढना कितना मुश्किल होगा। 4 ऑप्शन ढूंढना ही हमारे लिए बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन में से ढूंढे का क्या जाए। तो बात आपकी सही है, कि इतने सारे ऑप्शन में से ढूंढे क्या। लेकिन देखिए एग्जामिनर होते हैं, वो कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो बच्चे की इंटेलिजेंसी होती है कि वो आंसर देते कैसे हैं। चलिए फिर भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी का कारण नहीं है। देखिए क्वेश्चन समझ सकते हो आप क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी कमी के कारण नहीं है। पानी किनके कारण कम नहीं होता है, किनके कारण पानी की कमी के कारण नहीं है, कौन सी है। अब देखिए बढ़ती जनसंख्या पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन नहीं की बात किया गया है वहाँ। अधिक पानी वाले फसल उगाना, भाई इससे तो बहुत पानी कम खत्म हो जाएगी। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत बोला गया है यहाँ। बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की समस्या पैदा हुई है। अगर अधिक पानी वाले हम फसल उगाते हैं तो हमारे धरती में ग्राउंड वाटर तो बचेगा ही नहीं। तो ए और बी तो चलिए एलिमिनेट हो गया। सिंचाई सुविधा का विस्तार, अगर सिंचाई सुविधा का अधिक विस्तार करते चले गए तो कुछ हद तक ये पॉइंट रह सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि सिंचाई सुविधा का विस्तार करने से कृषि में बढ़ोतरी होगी। खेतों में व्यक्तिगत कुएं और ट्यूबवेल लगाना, अब देखिए अगर व्यक्तिगत सारे बंदे अगर कुएं और ट्यूबवेल लगा लिए तो ग्राउंड वाटर का क्या दशा होगी। आप तो सोच ही सकते हो कि दशा क्या हो जाएगी। चारों तरफ ही पानी रहेगा, तो पानी ग्राउंड वाटर ऑटोमेटिक जो है उसका लेवल नीचे चला जाएगा।
और सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार कर ले तो इसका भी यही कारण बनेगा। तो यहाँ देखा जाए तो ए बी सी डी सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि सब गलत बात बता रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा कारण बनती है। पानी वाले फसल अधिक उगाओगे तो पानी की कमी तो होगी। सिंचाई सुविधा का विस्तार करोगे फिर भी पानी की कमी होगी। खेतों में व्यक्तिगत कुएं और ट्यूबवेल हर व्यक्ति लगा दे व्यक्तिगत, तो पानी की समस्या तो और खड़ी हो जाएगी। ग्राउंड वाटर डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। अब द्वंद्व हमारे समक्ष रह गया EFG में, यानी जल संचरण तकनीक के द्वारा। देखिए निम्नलिखित कौन सा पानी कमी का कारण नहीं है? जल संचरण तकनीक ये हो सकता है। उद्योग, छत पर कटाई प्रणाली। अब देखिए आप तीन ऑप्शन में से देखिए कौन सा आपका सही है, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। चलिए आपने सोच लिया होगा कौन सा आंसर है। अब देखिए दोस्तों, हमने A B C D को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि इससे पानी की कमी बहुत खलल हो रही है। अब दूसरा है जल संचरण तकनीक, ये हो सकता है। और उद्योग नहीं, ये बात तो नहीं। उद्योग तो सबसे अधिक पानी का खपत करता है। पता है ना कि उद्योग के लिए पानी स्पेशली होती है, क्योंकि उद्योग जहाँ पर लगाई जाती है वहाँ पानी की सुविधा न हो तो उद्योग लगाना संभव नहीं है। तो सबसे अधिक उद्योग खा सकता है। तो A B C D F ये पांचों जो है एलिमिनेट हो गया। हमारे समक्ष अब रह गया E और G। जल संचरण तकनीक के द्वारा या छत पर कटाई प्रणाली। देखिए जल संचरण तकनीक तो बहुत अच्छी बात है, इससे पानी कमी नहीं होगी। सही बात है, क्योंकि नहीं होगी। अगर हम जल संचलन करते हैं तो महत्वपूर्ण है। और छत पर कटाई प्रणाली भी करते हैं, छत पर पानी इकट्ठा करते हैं, तो इससे भी कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हम E और G माने किसको? दोस्तों आप दोनों को भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। जल संचरण तकनीक भी सही है और छत पर कटाई प्रणाली भी सही है। तो आप दोनों में से आंसर भी लगा सकते हो। दोनों आंसर को आंसर देना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सही बात बता रही है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन त्रिपान से सेंट्रल आता है जो एग्जामिनर का दिमाग सोचता है। तभी मैं कहता हूँ ना कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सेव कीजिए चैनल को, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए कि उनको भी ऐसे क्वेश्चन से जो है एक बार दीदार हो जाए, समझ सके हो। एग्जामिनर अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे फिर? कभी कभी एक क्वेश्चन के दो आंसर भी हो सकते हैं, कोई गलत नहीं होता है। जैसे इसमें आया, इसमें जो है E जल संचरण तकनीक और G छत पर कटाई प्रणाली, दोनों ही आंसर एकदम सही है। आगे जो हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है? देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। और इसके बारे में हर एक बच्चे को पता होगा कि भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। क्या ये सतलुज ब्यास पे बनाई गई है, या बी रवि चिनाब पे बनाई गई है, या गंगा पे बनाई गई, या बेटा पे बनाई गई है? ये चारों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें से कोई भी जो है आंसर चूज़ कीजिए जो सही हो, और अपने कॉपी पे जो है नोट डाउन कीजिए। देखिए भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना की बात करें तो किस नदी पर? देखिए बेटा और गंगा तो ये तो गलत है बिल्कुल ही। बेटा कोई नदी है क्या? ये तो एलिमिनेट हो जाता है डायरेक्टली। और गंगा पर तो ऐसी नदियाँ हमने सुना ही नहीं कभी कि भाखड़ा नंगल। भाखड़ा तो गंगा पर बनाई ही नहीं गई। ठीक है, भाखड़ा गंगा और भाखड़ा में तो कहते हैं ना 36 की आंकड़ा है कि वो भाखड़ा नंगल कहाँ है और गंगा नदी कहाँ से बहती है। तो C और D तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। अब बात रहेगा, द्वंद्व रह गया A और B में। क्या सतलुज ब्यास में है या रवि चिनाब में है? तो आपने जो आंसर लगाया है, क्या आपने B लगाया है? आपने जो B लगाया है वो एकदम गलत है, क्योंकि B नहीं है। रवि चिनाब पर भाखड़ा नंगल नदी नहीं है। भाखड़ा नंगल नदी जो है सतलुज और ब्यास नदी पे बनाई गई है। तो भाखड़ा नदी घाटी परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? A सतलुज और ब्यास। जिन बच्चों ने A सतलुज और ब्यास चूज़ किया है उनका आंसर सही है, वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन भी आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन तो क्लियर कट है। A गंगा पर, B मजरा पर, C मानस पर, D महानदी पर। ऑप्शन भी क्लियर है, तो आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है सही। इससे आपका पता है दोस्तों नॉलेज का चेक हो जाता है कि आपको कितना नॉलेज है इस क्वेश्चन के अंतर्गत।
चलिए आपने चूज़ कर लिया होगा, आपने किसको लगाया है? क्या गंगा को लगाया है या मजरा, मानस, महानदी, किसको लगाया है? तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड बांध जो है गंगा नदी पर नहीं बनाई गई है, ये तो चलिए ख़त्म हो जाता है। मजरा पर भी नहीं बनाई गई है। अब बात रह गया मानस और महानदी। तो जिन बच्चों ने महानदी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बनाई गई है। तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सी गलत है। यानी उसका ऑप्शन जो है डी, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाई गई है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना के पानी का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है, किस उपयोग के लिए किया जा रहा है? भाखड़ा नंगल परियोजना के जो पानी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है? ए, जल विद्युत और सिंचाई के लिए, बी, मछली प्रजनन और नेविगेशन के लिए, या सी, औद्योगिक उपयोग के लिए, या डी, बांध नियंत्रण के लिए। अब देखिए ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए हर जगह उपयोग किया जा सकता है, भाखड़ा नंगल परियोजना का हर जगह उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें से सही कौन सा होगा वो आपको चूज़ करना है। आप चूज़ कीजिए कौन सा सही है। इस मल्टी चॉइस क्वेश्चन में कौन सा सही है आप चुनिए जल्दी फटाफट। आपने चुन लिया होगा। देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना किसके लिए की जाती है? बाढ़ नियंत्रण के लिए तो की जाती है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जो मेन पर्पस है उसका पता करना पड़ेगा। उद्योग में भी इसका उपयोग कुछ हद तक की जाती है, ये नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसका भी उद्योग में की जाती है। और देखिए पानी है तो मछली प्रजनन तो होगी और नेविगेशन तो रहेगा ही रहेगा भाई। नदी है तो नेविगेशन तो रहती है। लेकिन देखा जाए तो भाखड़ा नंगल परियोजना के पानी का उपयोग जो है मुख्य तौर पर जो मेन पर्पस है वो जल विद्युत और सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि पानी सूख जाती है तो इसके द्वारा भाखड़ा नंगल पानी को छोड़ी जाती है धीरे धीरे, जिसे सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है, और जल विद्युत तो है ही है, क्योंकि आपको पता है कि भाखड़ा बांध से जो है बहुत मेगावाट जो है बिजली की उत्पादन की जाती है टरबाइन लगा के, और ये कई क्षेत्रों को जो है बिजली देती है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना का मुख्य उपयोग जो है जल विद्युत और सिंचाई के लिए, ये सही ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, इंपॉर्टेंट थे, और सारे के सारे सही थे, लेकिन उसमें से हमें एक को चूज़ करना था जो मुख्य थे। तो मुख्य तो ए ही होगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर ए, जल विद्युत और सिंचाई आंसर है। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल कहलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाई जा सकती। कि पश्चिम हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल क्या कहलाते हैं? कैसे गुल्स या कुल्स कहते हैं, खादीन कहते हैं, जोहार कहते हैं, या पुण्यवरण गड्ढे कहते हैं? तो आपको मैंने पहले ही कह दिया कि इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि पश्चिम हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए मुझे तो पता है कि इसको क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसी लगाइए और देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर, और अपने नोटबुक पे इसको नोट भी आपने करना है। तो आपने सोच लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। देखिए पश्चिमी हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल को हम गुल्स या कुल कहते हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए आंसर इसका बता रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ तुक्का नहीं लगाई जा सकती, एलिमिनेट नहीं की जा सकती, यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। गुल्स या कुल कहीं आप पढ़े होगे तभी आपको नॉलेज रहेगा कि पश्चिम हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल को हम गुल या कुल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कई क्वेश्चन होंगे तो आपको समझना पड़ेगा सही से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या आता है। यहाँ पर देखिए हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र जिनका उपयोग वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं के रूप में किया जाता है क्या कहलाता है? अब क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। कृषि क्षेत्र जिनका उपयोग वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं के लिए किया जाता है, जो हम पानी का भंडारण करते हैं कृषि के लिए, आखिर उसको कहते क्या है? क्या उसे कुल्स कहते हैं, या खादीन जोहर कहते हैं,
इसी पुण्य भरण गड्ढे कहते हैं, या इनमें से तीनों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। ये आपको चूज करना है, आप दिमाग लगाइए क्या कैसे। This topic was till this. We will be do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. डी तो एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि अभी डी का इसमें गलत अलग वर्डिंग दिया हुआ है। पुण्य भरण गड्ढे ये बात नहीं हो सकती है। क्या बी होगा या डी होगा? उपयोग में से कोई भी नहीं है आंसर सही। तो आपने क्या लगाया था? अगर आपने बी लगाया है तो आपका आंसर जो है कहीं हद तक सही है, क्योंकि खड़ीन जोहर ही है जो वर्षा संग्रह भंडार संरचना के रूप में किए जाते हैं, और इसको हम खड़ीन और जोहार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आप बी के साथ जा सकते हो। जिन बच्चों ने बी लगाया है उनका आंसर सही है, वो आगे अच्छा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है कि पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए राजस्थान में देखे जाने वाले भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है। अब देखिए ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। This topic was till this. We will be do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. अब देखिए यहाँ पर अगर दिमाग लगाइएगा, पिछले क्वेश्चनों उसके एनालाइज कीजिएगा, तो डी जो कुल्स है, कुल्स एक चैनल को कहा गया था, ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाती है। सी तालाब भी देखा जाए तो खत्म हो जाती है, क्योंकि तालाब को अगर देखें, तालाब तो हर क्षेत्र में, तो तालाब देखने के लिए उसको टैंक के नाम थोड़ी दिया जा सकता है। ये तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब द्वंद्व आपके समक्ष रह गया ए और बी में। अब अपना आंसर सही चूज़ कीजिए कि ए है कि बी है। मैंने इतना हेल्प आपको कर दिया है। अब अपना आंसर लगा चुके होंगे, मुझे पता है, विश्वास है आपने लगा लिया होगा। अब देखिए पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए स्थान में देखे जाने वाले भूमिगत टैंक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने क्या आंसर लगा दिया? बी लगाया है, खड़ीन। तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ही गलत है। खड़ीन तो हमने पढ़ा है कुछ देर पहले ही, वो तो कुछ और चीज़ को कहा जाता है। आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा होगा, टाँका कहा जाता है। जो पानी के टैंक बनाए जाते हैं उनको टाँका कहा जाता है, और ये राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहाँ पर कई क्षेत्रों में जो है टाँका बनाए जाते हैं जो पानी के संग्रह के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और यहाँ पानी कमी होती है तो उसको हम टाँका कहते हैं। तो आपने समझ लिया होगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़रूरी था। सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अगर समझ में आया होगा, आपने कितना आंसर यहाँ क्वेश्चन तक दिया है, उसको ज़रूर मुझे जो है SMS कीजिएगा, या कुछ भी हो जैसे आप कहते हैं वहाँ पर कमेंट का भी ऑप्शन होता है, उसमें भी आप दे सकती हो, या नंबर भी लास्ट में दिखते हैं उस पर भी SMS कर सकते हो। तो अच्छी बात है, जो बच्चे दिलचस्पी दिखाते हैं उन्हीं का जो है आगे नैया पार होता है, क्योंकि पढ़ाने वाले को तब मज़ा आता है जब बच्चे भी रिस्पॉन्स देते हैं। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है क्योंकि। अब देखिए राजस्थान के नाम सुनते ही आपको ये लगता है कि ये जो है पानी से अभावित है, यानी पानी है नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है। क्यों है? क्या वहाँ के लोग समझदार हो गए हैं? क्या है? क्या छत पर जल संचलन करते हैं वो लोग? या बी 12 माह से राजस्थान नहर बहा दी गई है? या टाँकाओं का निर्माण किया गया है? या उपयुक्त में से कोई नहीं है? क्वेश्चन क्लियर कट है, क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं है। कि देखिए पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी होने का क्या कारण हो सकता है, तो आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए टाँका का निर्माण तो हुआ है कि राजस्थान में हुआ, लेकिन राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ है ये बात आपको नहीं पता है, ठीक है। छत पर जल संचरण भी किया जाता है, लेकिन बरसात होगी तब ना जल संचरण की जाएगी। तो आप अपना दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने अपने नोट पे बुक पे नोट कर लिया होगा। देखिए पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होने का सबसे बड़ा कारण जो बनता है,
छत पर जल संचलन तो है नहीं, क्योंकि छत पे हम इतना अधिक मात्रा में पानी संचलन नहीं कर सकते हैं। और टकाओं का मतलब यही होता है कि खेतों के आसपास जो है कुएं बना के जो है पानी इकट्ठा करना। आप कितना इकट्ठा कर लीजिएगा, और उपयोग में से कोई नहीं है तो हो नहीं सकता, ऐसा है नहीं। तो बी ऑप्शन रह गया शेष। तो बारहमासी स्थान नहर, देखिए वहाँ पर एक नहर बनाई गई है और इसको उन क्षेत्रों से जोड़ी गई है जो इसमें पानी की मात्रा अधिक है। अब नदी है, सारे साल बहती रहेगी तभी प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होगी ना। यह क्वेश्चन ही साफ बता रहा था कि प्रचुर मात्रा में यानी अधिक अमाउंट में जल छत पर जल संचरण करने से हम अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा तो कर नहीं सकते। टाँका का निर्माण करें, टाँका एक तरह का जो होता है टैंक होता है, तो इतना टैंक आप निर्माण नहीं कर सकते जो प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध करा सके। नहर ही बनाया जा सकता है, वो भी बारहमासी नहर, जो 12 मास यानी 12 मास जो है बहता रहे। तो इसका आंसर साफ क्लियर ही हो गया कि बारहमासी राजस्थान नहर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके कारण यहाँ पर जो है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि विश्व के जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत महासागर के रूप में मौजूद होने का अनुमान है। देखिए, विश्व के जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत महासागर के रूप में मौजूद होने का अनुमान है। तो यहाँ महासागर की बात किया जा रहा है, तो महासागर में तो सबसे अधिक अमाउंट में पानी होती है, तो 90% तो ऊपर ही है, लेकिन वो कितना प्रतिशत है यही आपको कन्फ्यूज़न होगा कि 90% तो अधिक है। लेकिन यहाँ पर तो सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं 95, 96, 97 दे रखे, एक ही लाइन में दे रखे, तो इसमें आपको जो है सोचना बहुत पड़ जाता है और इसको याद रखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम ना एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं ना कुछ लगा सकते हैं। सोच लीजिए, फिर भी आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपना कॉपी पर लिख लिया होगा इसका आंसर सही क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली ही बताऊंगा, इसमें कोई वो नहीं है, उलझन वाली बात नहीं है। इसका जो है 96.5 है, यानी इसका आंसर सी सही है। विश्व के जल की कुल मात्रा का जो है 86.5% महासागर के रूप में जल मौजूद का अनुमान लगाया गया है। ये तो सच्चाई है कि 96% समुद्र में ही पानी है, बाकी क्षेत्रों में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पानी पीने लायक नहीं होती, खरा होती है। तो महासागर का पानी यहाँ पर किसी काम का नहीं है। पानी तो है इम्पोर्टेंट, 96.5% है, लेकिन पीने लायक 1% भी नहीं है। तो आप समझ गए हो, इसका आंसर सी है, 96.5%। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन है कि एकमात्र राज्य जिसने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचरण रखना अनिवार्य कर दिया है, आखिर वो कौन सा राज्य है जो छत पर वर्षा का जल संचरण करने के लिए अनिवार्य बना दिया। अब देखिए, बहुत से आजकल पता ही होगा कि राजनीति में हलचल चलती रहती है, बहुत से नेता लोग जो है ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन बनाते हैं जो सही भी होती है गलत भी होती है, लेकिन यहाँ पर सही रूल रेगुलेशन बनाई गई है। पानी की जल, क्योंकि वर्षा का जल जो होती है काफ़ी हद तक शुद्ध होती है और छतों पर इकट्ठा करके उसको संरक्षित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या वो आंध्र प्रदेश के राज्य में किया गया है, या बी कर्नाटक में, या सी तमिलनाडु में, या डी जो है पश्चिम बंगाल में। तो आप अपना आंसर सोच सकते हो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, तो सोचना भी आपको पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश में हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जल की मात्रा है, ये नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है, जल की मात्रा बहुत है कर्नाटक में। अब देखिए, अगर आप सोचिएगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, लेकिन ये तमिलनाडु में ज़रूर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि तमिलनाडु ही सही आंसर होगा। तो आपका आंसर जो हुआ सी हुआ, तमिलनाडु। कि तमिलनाडु एकमात्र राज्य जिसमें सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचरण रखना अनिवार्य कर दी गई है। तमिलनाडु एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें घरों में छत पर वर्षा का जल संचरण करने के लिए कंपल्सरी कर दी है, सबको करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा सजा पाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आंसर समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है, देखिए क्वेश्चन साफ है कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल के समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है। देखिए
ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल के समृद्ध होने का दुर्लभ, क्योंकि वर्षा जल समृद्ध करने का दुर्लभ ही बात है कि बहुत कम ही, रेयर ही होती है, दुर्लभ गौरव अर्जित किया है, वो कौन सा राज्य है? गाड़ी है, काजा है, गंडाथूर है, या इसमें से कोई नहीं है? तो काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पर। आप अपना आंसर सोचिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन है वह सुधीर गांव जिसने वर्षा जल समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है, क्या वो गाड़ी है, काजा है, गंडथूर है? तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे होगे गाड़ी है तो आपका ऑप्शन गलत है। अगर आप सोच रहे होगे सी है गंडाथूर, तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, क्योंकि इसका आंसर सी ही है, गंडाथूर ही है, जिसको जो है वर्षा जल समृद्ध होने में दुर्लभ गौरव प्राप्त हुआ है। यानी इसी का राज्य है जहाँ पर इनको गौरव प्राप्त हुआ है कि इन्होंने वर्षा जल को संग्रहित किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले समझना जरूरी है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं, सिंचाई करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ती है। किसके कारण नहीं पड़ती है? यहाँ पढ़ने की बात नहीं की गई है कि सिंचाई करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, अनुकूल नहीं बोला, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी अनुकूल की बात की गई है। देखिए, सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है यानी अनुकूल की बात कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाते हैं एग्जामिनर, बच्चे समझ नहीं पाते कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या गया है। प्रतिकूल प्रभाव यानी जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं, गलत प्रभाव नहीं है, तो क्या हो सकता है? इस सिंचाई के फसल पैटर्न बदला जाता है, बी जल गहन फसलें शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है, सी मिट्टी का लवणीकरण की जाती है, या फसल की उपज बढ़ाई जाती है। अब अपना ऑप्शन सोचिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने सोच लिया होगा कि क्या हो सकता है। देखिए, बात हम करें प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव है वो, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। सिंचाई से फसल पैटर्न बदला जाता है। अब ये देखा जाए तो प्रतिकूल प्रभाव है, नहीं की बात नहीं हो रहा है। ये जल गहन फसलों में शुष्क जल में उगाई जाती है, ये भी है, और मिट्टी का लवणीकरण करना, ये भी है। तो इसका मतलब जो है आंसर इसका डी होगा, फसल की उपज बढ़ाई जाती है। ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ये तो अनुकूल प्रभाव हुआ कि फसल की उपज बढ़ेगी, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अनुकूल प्रभाव हुआ, तो हमसे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पूछा गया है, तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पूछा गया, अनुकूल प्रभाव पूछा गया है। क्वेश्चन घुमा दिया गया है प्रतिकूल प्रभाव नहीं बोल रहा है, पूछ लिया अनुकूल प्रभाव। देखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन घुमा दी जाती है। तो इसका आंसर है फसल की उपज में वृद्धि करना, ये अनुकूल प्रभाव है, यानी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देश्य परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। देखिए, बहुउद्देश्य परियोजना जो बनाई गई थी उसके प्रति इन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया था। और बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो होती है कभी कभी जग कल्याण के लिए भी होती है, लेकिन लोगों को नुकसान भी होती है। लेकिन बहुउद्देश्य परियोजना बनाई गई, लेकिन लोगों ने प्रतिरोध नहीं किया। किस में नहीं किया? क्या वो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, या टेहरी बांध आंदोलन था, या नवरदान था, या चिपको आंदोलन था? देखिए, क्वेश्चन आपको क्लियर है कि सामाजिक आंदोलन बहुउद्देश्य परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। किसमें प्रतिरोध नहीं किया गया था? तो आप सोचिए, विचार कीजिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। आपने चुन लिया होगा। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी बहुउद्देश्य परियोजना था, लेकिन इसमें प्रतिरोध किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रतिरोध किया गया था। टेहरी बांध आंदोलन भी जो थी उसमें भी जो है सामाजिक लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया था, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, इसमें प्रतिरोध किया गया था, लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रतिरोध नहीं किया गया था। तो देखिए, नवदान में देखा जाए तो प्रतिरोध नहीं किया गया था, क्योंकि ये जनरल आंदोलन थी, इसमें कोई तरह का प्रतिरोध नहीं देखने को मिला। चिपको आंदोलन में देखा जाए तो ये बहुउद्देश्य परियोजना थी नहीं,
सिंपल था चिपको आंदोलन, आपको पता ही है कि इसमें जो है पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, तो इसको जो है लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। अब कन्फ्यूज़न ये रह गया कि नवदान भी सही दिख रहा है और चिपको आंदोलन भी सही दिख रहा है, तो हम जाएं किस पे जाएं? दोनों ही सही है दोस्तों, कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है आंसर। देखिए ऐसे में एग्जामिनर भी आपका परीक्षा ले लेता है अच्छा खासा कि आप क्या करोगे, डी में जाओगे, डी भी नहीं था और नवदान ने भी प्रतिरोध नहीं किया था परिमहिम जो है ये समाज आंदोलन बहु परियोजना के अंतर्गत। अगर देखो, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है आपके समक्ष कि आपको लगता है कि दो ऑप्शन सही होंगे, तो दोनों ही लगा दो। हम क्या करें भाई, जब दोनों ऑप्शन आपने सही दे दिया तो हम क्या करें, हमारा क्या इसमें गलती है? आपकी तुक्का से थोड़ी बात बनेगा भाई, यहाँ पर हम लोग समझ के कर रहे हैं। तो आपने नवदान को भी कर दिया और चिपको आंदोलन की, दोनों ही परियोजनाएं जो थी प्रतिरोध नहीं किया था इन्होंने, ये बहुउद्देशीय परियोजना को प्रतिरोध नहीं किया था, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। हम गलत कैसे कह दें? तो आप दोनों लगा के आप आ सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा। एग्जामिनर अगर समझदार होगा, चेक करने वाला होगा, तो इसको सही आंसर देगा, क्योंकि ये सही है तो हम गलत क्यों कहें। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन साफ और क्लियर कट बना दिया कि किस नदी पर कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। क्या ए सतलुज ब्यास पे नहीं है, या बी महानदी पे नहीं है, या सी नर्मदा पे नहीं है, डी यमुना में नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही पूछा जाता है। आप अपना ऑप्शन सोचिए, क्या आप ऑप्शन के जो है दे सकते हैं, क्या आंसर आपका सही हो सकता है। आप लगा लिए होगे कौन सा आंसर सही होगा। अब देख लिए साफ क्वेश्चन है कि नदी पर कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सतलुज ब्यास पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनाई गई है, और महानदी पर भी हमने क्वेश्चन में देखा था कि महानदी पर भी बहुउद्देशीय परियोजना थी। और अब रह गया नर्मदा और यमुना। तो आपको अगर लग रहा है कि इसका यमुना है, तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, क्योंकि यमुना एक नदी है जहाँ पर कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, और ये कई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो यमुना के साथ आप जा सकते हो, यमुना में कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं बनाई गई है। बाकी सतलुज ब्यास पे भी बनाई गई है, महानदी पे भी बनाई गई है, और नर्मदा में भी बनाई गई है। यमुना ही ऐसा नदी है, अछूता नदी है, जहाँ पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं बनाई गई है। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम व्यू से। देखिए जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन क्लियर कट है कि इनमें से जल प्रदूषण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ए जल निकाय का अवसादन, ये तो बड़ी अजीब बात बोल दिया। जल जनित रोग, औद्योगिक कचरे का निर्वहन, जलीय जीवन का उद्भव। अब ये आपको देखना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। आप चूज़ कीजिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में कौन सा समस्या उत्पन्न होती है। अब देखा जाए जलीय जीवन का उद्भव, ये तो गलत है ना, क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दिख रहा है कि जल प्रदूषण से क्या जलीय जीवन का उद्भव होगा, क्या विकास होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है। औद्योगिक कचरे का निर्वाह, क्या औद्योगिक कचरे का जल प्रदूषण से निर्वाह हो सकती है? सारी अगर गंदगी आप नदियों में फेंक देते हो तो क्या ये समस्या बच जाएगी? समस्या नहीं होगी, गलत है ना ये। और जल निकाय का अवसादन, अब जल निकाय का अवसादन का क्या मतलब है कि आप जितना मर्जी जल के प्रदूषण कर दो, उसको कहीं से बहा दो, तो वो जल का प्रदूषण खत्म हो जाएगी। ऐसा होता तो सारी नदियाँ ही साफ़ हो जाती। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत है, ए सी डी गलत है। यहाँ पर जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो जल जनित रोग यानी जल से होने वाली बीमारियाँ, यानी वाटर डिसीज जो है डिसीज होती है। तो समझ गए होंगे कि जल जनित रोग जो होते हैं काफ़ी जल प्रदूषण के कारण होते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया होगा, जो कि अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है। देखिए भारत को जो है एक वैश्विक तौर पर एक डाटा दी गई है, और डाटा कितना प्रतिशत जो है इस पर निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर ऑप्शन बहुत दिलचस्प है कि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहती है और ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ता है।
अब देखिए ए जो है 96.5%, बी जो है 30%, सी है 4% और डी है 2.5%। हम अधिक से अधिक में भी जाएं फिर भी गलत होगा, कम से कम जाएं तभी भी गलत है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना पड़ता है और ऐसे क्वेश्चनों को जो है क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी होता है कि कौन सा डेटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है, यानी कौन सा डाटा वैश्विक वर्षा यानी विश्व के साथ वर्षा को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें एलिमिनेशन की मेथड हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन को याद किया जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर सी है 4%। 4% डाटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है, यानी इसका आंसर सी हुआ 4%। तो आप 4% के जा सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का जो है सिलसिला ख़त्म हो जाता है इस चैप्टर का। अगला चैप्टर का और भी रहेगा इम्पोर्टेंट, तो अब this topic was till this. We will be do there are next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. तो क्या देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है भाई, समझाना पड़ता है, टाइम लगती है, सिर्फ दिखा के हमने हटा नहीं देने हैं और आपके नॉलेज को भी परखना है तो उसमें भी टाइम लगता है। तो आपको समझना है, सोचना है, विचार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तिरपान स्टडी सेंटर क्वेश्चन लाता है वो टेक्स्ट बुक पे आधारित होती है और मुझे पता है कि एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक्स के ही क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बनाता है। हम इधर उधर भटक रहे होते हैं, सैम्पल पेपर गाइड सब में कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर जो होता है टेक्स्ट बुक से आ रखा होता है, तो हम यहीं पे मार खाते हैं। तो इसी बात को एनालाइज करके तिरपान सेंटर ऐसा करता है कि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको सही मार्गदर्शन ही देता हूँ, कभी गलत बातें बताना सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि अच्छी बातें ही उनको विकास भी करा सकता है और देश के भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा। तो यही बात मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। This topic was till this. We will be do there are next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर सर्च करके आपको प्राप्त होगा तो ये मिलेगा भी, कभी नहीं भी मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये भी रहेगा कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार अगर आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा तो कई साल तक तिरपान सेंटर में जुड़े रहिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान सेंटर जुड़ के जो है आगे बढ़िए।